हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो जिस टाइम पे भी वीडियो देख रहा है। दिस इज सीए तरुण मोंगिया, फैकल्टी ऑफ ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन, एंड आवर फेस टू फेस क्लासेस आर इन चंडीगढ़। तो अभी हम बात करते हैं मुद्दे की। आपने टाइटल देख लिया होगा, ऑडिटिंग की आरटीपी की डिस्कशन है ये क्लास। देखो, जनरली मैं कभी भी आरटीपी की कोई वीडियो क्लासेस रिकॉर्ड करके अपलोड नहीं करता, लेकिन इस आरटीपी को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ये आरटीपी में आपके लिए दी गई है आईसीए की तरफ से एक चेतावनी। क्या की चेतावनी? कि ऑडिट का पेपर अब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछा जाने वाला। ऑडिट का पेपर अब आपका लेवल अच्छा कर दिया है। देखो, मैं आपको इसके दो प्रूफ दे सकता हूँ। एक, जिसने नवंबर 19 में एग्जाम दिए होंगे उसको पता है ऑडिट का पेपर कैसा आया था। नवंबर 19 में ऑडिट का पेपर एक अच्छा खासा लेवल का आया था। साथ ही साथ बैक टू बैक उन्होंने अब आरटीपी मे 20 डाली, उसमें भी ऑडिट का पेपर इन्होंने डाल दिया अच्छा खासा। अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस करके गए हो, ठीक है, आपने समझ भी लिया, आपने क्रैमिंग भी कर ली, फिर भी आपसे पेपर सोल्व नहीं होगा, क्योंकि अब ये क्वेश्चंस घुमा के डाल रहे हैं। सिंपल क्वेश्चंस में भी ये केस स्टडीज डाल रहे हैं। देखो, जब से हमारा 2020 आया, कोविड 19, इरफान खान साहब, ऋषि कपूर साहब, सेम उसी की तर्ज पे इन्होंने ऑडिट की आरटीपी निकाल दी है, और वो वैसा बुरा हाल ऑडिटिंग के पेपर के साथ करने वाले हैं। तो मुझे लगा कि शायद इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स अवेयर हो सकें। देखो, 25-30 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 24-25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इन्होंने घुमा के डाले हुए हैं। उसमें से कुछ 15-16 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ यहाँ पे। केस स्टडी एमसीक्यूज हैं, केस स्टडी एमसीक्यू भी करवाऊंगा। तो जब आप ये क्वेश्चन देख लोगे, देखो 30-40 मिनट्स की वीडियो बन सकती है, 50 मिनट की बन सकती है, लेकिन ये वीडियो अगर आप स्पीड पे देख लेना, लेकिन पूरी देख लेना। ये वीडियो पूरी देख के आपको पता चल जाएगा आईसीआई बच्चों के साथ कैसे खेलने वाला है। फिर मत कहना कि ऑडिटिंग में मार्क्स नहीं आते। टीचर आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल होते हैं, ऑडिटिंग में मार्क्स क्यों नहीं आते? कई बच्चे कहते हैं हमने याद भी कर लिया, हमने समझ भी लिया, फिर भी मार्क्स नहीं आए, क्योंकि जिस लेवल के क्वेश्चन पेपर इस जोन में आने वाला है, वो इन्होंने एक हिंट दे दिया कि अगर आपने समझ लिया, याद कर लिया, याद करने के बाद रट्टा मारने के बाद फिर समझना है, क्योंकि अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं दे रहे। कोई पैराग्राफ है, पैराग्राफ की लाइन उठाते हैं, ये पैराग्राफ की लाइन पिक करते हैं, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन डाल देते हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे तो मैं आपको कई ट्रिक्स बताऊंगा। देखो, यहाँ पे मैंने लिखी है कई चीजें, कौन कौन से क्वेश्चन आपके सिंपल हैं, कौन कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। तो ये चीजें देखो मैं आपको इस वीडियो में बता के चलूंगा। देखो, जहाँ पे मैंने लिखा है गुड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, किसी किसी में मैंने लिखा है कि आईसीए कैन आस्क द क्वेश्चन इन डिफरेंट वे, इन 2-3 वेज पॉसिबल, सिंपल क्वेश्चंस। और साथ साथ ये वीडियो देखो, आप आईसीए के अगेंस्ट आंदोलन करते हो तो आईसीए क्या करेगा? आपके अगेंस्ट आंदोलन करेगा ना इंटरनल, तो वो पेपर का लेवल बढ़ा रहा है, जो एथिकल भी है। तो जिसने अच्छे से ऑडिटिंग समझी हुई है और याद की हुई है, तो उसी के लिए ये पेपर देखो बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा ढंग से तैयारी करो, क्योंकि आईसीआई ने इस क्वेश्चन पेपर में या इस आरटीपी में क्या किया हुआ है। देखो, दो चीजें हैं, एक वो सुजेस्टेड आंसर देते हैं, एक आरटीपी। अब इस आरटीपी में उन्होंने स्टैंडर्ड्स के रेफरेंसेस ही नहीं दिए, इतने सारे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन इन्होंने डाले हुए हैं और आंसर में स्टैंडर्ड के रेफरेंसेस नहीं दिए। और अगर आप ऐसे करके आओगे तो वो पता क्या बोलेंगे, सुजेस्टेड आंसर में बच्चों ने ऐसे का स्टैंडर्ड का रेफरेंस नहीं दिया और नंबर काट लेंगे। जबकि आरटीपी में इन्होंने स्टैंडर्ड की रेफरेंस नहीं दी, सुजेस्टेड में या एग्जाम में आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो यही चेतावनी है, इसी के साथ मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूं कि आप लोगों को देखो, जहां जहां पे इस आरटीपी में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जहां जहां पे स्टैंडर्ड इन्होंने नहीं लिखवाए हुए, मैं आपकी हेल्प करूंगा इसी वीडियो में कि कहां कहां पे कौन कौन से स्टैंडर्ड्स आएंगे, तो आप भी एग्जाम में कोट करना। अगर आपको इसी बेस पे मैंने एक अपनी एमसीक्यू की बुक बनाई हुई है, जिसमें 25 टेस्ट पेपर हैं। 25 टेस्ट पेपर में 25-25 क्वेश्चंस हैं, टोटल 625 क्वेश्चंस हैं। तो उसमें भी ऐसे ही कुछ लेवल के एक हाई क्वालिटी बुक मैंने प्रिपेयर की है। तो बहुत अच्छे लेवल की एमसीक्यू बुक है, जिसको परचेज करनी हो तो वीडियो के देखो लिंक में आपको, और यहाँ पे आपको वीडियो में दिख जाएगा नंबर, आप व्हाट्सएप पे वो बुक ऑर्डर कर सकते हो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। 50% डिस्काउंट चल रही है कोविड 19 के तो टाइम पे, तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे वो बुक अवेलेबल हो जाएगी। और आपको वो बुक के बाद पता चलेगा कि यार बात तो है, अगर आप उस बुक के एमसीक्यू सोल्व कर पाते हो तो यू विल बी एबल टू सोल्व एनी क्वेश्चन, यू विल बी एबल टू सोल्व एनी क्वेश्चन इन एग्जाम। तो चलो सर शुरू करते हैं। देखो जी, ऑडिट की अमेंडमेंट है सबसे पहले तो एक,
एक अमेंडमेंट आप इसको नोट कर लो। अमेंडमेंट कहां पे है? अमेंडमेंट है चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 जो ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ एफएस, उसका सेक्शन 53 है। उसका सेक्शन 53 जिसमें पेनल्टी थी, अगर सेक्शन 53 में अगर आप शेयर्स इश्यू कर देते हो डिस्काउंट पे, तो आपके अगेंस्ट क्या पेनल्टी हो सकती है? तो देखो, दो जनों को पेनल्टी होगी, एक कंपनी को, दूसरी ऑफिसर को। कितनी पेनल्टी हो सकती है? जितनी आपने अमाउंट रेज की है शेयर्स इश्यू करके, या फिर 5 लाख रुपए, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। और साथ साथ आपको उनके पैसे रिफंड करने पड़ेंगे, साथ साथ उनको पैसे रिफंड करने पड़ेंगे, क्योंकि आप शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते डिस्काउंट पे। एमसीक्यू आ सकते हैं इसके ऊपर। प्लस अगर आपने डिले कर दिया, क्या के लिए डिले कर दिया? उनको पैसे रिफंड करने के लिए, तो 12% पर एनम के हिसाब से आपको उनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ये एक छोटी सी अमेंडमेंट है सेक्शन 53 की, चैप्टर नंबर 9 में। इसको आप ठीक कर लेना, आने के चांसेस है एमसीक्यू में। ठीक है, तो बाकी इसको तो ये रिपीट किया हुआ है, मैं इसको कट कर रहा हूँ। चलो जी, अब हम शुरू करते हैं। देखो, दो एमसीक्यूज दी हुई हैं, दो केस स्टडीज दी हुई हैं एमसीक्यूज वाली। एक पहली जिसमें आपको एप्लीकेशन कंट्रोल चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड है, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट से। ये मैंने लिख दिया सेल्फ, इसको आप सेल्फ रीड करो, क्योंकि मैं भी आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। 5 इसमें एमसीक्यूज है, इजी है। अगर जिसको 6 चैप्टर आता है वो उसके लिए इजी है। उसके बाद है केस स्टडी नंबर 2, ये मैं कर रहा हूं आप लोगों के साथ, तो देखते हैं क्या है। केस स्टडी नंबर 2, तो रीड कर रहा हूं मैं। मिस्टर जेके एंड एसोसिएट हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ विनस लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20। ठीक है, टीम कंसिस्ट मिस्टर जे एंड मिस्टर के, बोथ सीए, एज ऑल्सो एंगेजमेंट पार्टनर्स, एंड ऑडिट स्टाफ कंसिस्ट ऑफ 2 आर्टिकल। दो बड़े सीए, दो नन्हे मुन्ने आर्टिकल, यानी कि फ्यूचर के सीए। वाइल स्टार्टिंग द ऑडिट वर्क of Venus Limited, the engagement partner briefed the audit staff about the audit work। ठीक है, areas to be covered और various auditing concept। ठीक है, तो ऑडिटिंग से पहले ही पार्टनर ने उनको समझा दिया। ओके, वेरियस टॉपिक्स लाइक ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्रोग्राम। यहां से आप लोगों को पता चल जाना चाहिए चैप्टर 2 के बारे में ये पूछने वाले हैं, वर डिस्कस इन द डिटेल। टीम वॉज टोल्ड अबाउट द purpose and implication of various statement and guidance note issued by ICI from time to time। ओके, मिस्टर के जो एक पार्टनर था, also brief the team, उसने टीम को बताया about the concept of materiality। materiality यानी कि SA 320। ओके, टू बी अप्लाइड while planning and performing the audit। ठीक है, टीम वॉज ऑल्सो एक्सप्लेन द डिटेल ऑडिट एरियाज, बेंचमार्क, ये भी ऐसे 320 का पार्ट होता है, मटेरियलिटी का ही बेंचमार्क चूज करने हैं। ओके, बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट आंसर दो। तो एग्जाम में आपको ऐसी केस स्टडीज आएंगी, जो मैं आपको बोल रहा था कि मैंने एमसीक्यू बुक बनाई हुई है, उसमें भी केस स्टडी वाले एमसीक्यू मैंने काफी सारे डाले हुए हैं, तो आप चाहो तो वो बुक आपके लिए बहुत रेलिवेंट होगी, आप ऑर्डर कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दैट सेट द स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन। इसको हम बोलते हैं क्लास में एसटीडी, स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन। बताओ, स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। सर, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी है, ऐसा पॉइंट है, तो पहले का आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखा केस स्टडी है, 5 एमसीक्यू पूछे हुए हैं। अगर आपको आते हैं 5 नंबर खरे, स्टेटमेंट नंबर 1, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड डिटेल ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरली डिस्क्रीट एंड सिक्वेंशियल प्रोसेस बट क्लोजली इंटररिलेटेड। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑडिटर शेल एस्टेब्लिश द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ये भी ठीक है, तो इसका आंसर आना चाहिए बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देख लेते हैं इसका आंसर, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है जी, सेकंड का सी है, बिल्कुल ठीक है सर। आगे चलो, टाइम मत वेस्ट करो। डैश मीन्स अमाउंट सेट बाय ऑडिटर एट लेस देन मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। क्या चीज होती है जो लेस देन मटेरियलिटी होती है? सर, पीएम। पीएम इज ऑलवेज लेस देन एम, तो यही इन्होंने पूछा, तो इसका आंसर आएगा थर्ड का सी। ओके सर, आप इतनी तेज क्यों चल रहे हो? आपके लिए मुझे पता है आप लोग वीडियो इतनी ज्यादा देख नहीं पाते और इतनी ज्यादा आप पेशेंस रखते नहीं है, इसलिए, क्योंकि ये जो है इतना रेलिवेंट पार्ट नहीं है, रेलिवेंट पार्ट आगे आएगा। ठीक है, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बेंचमार्क। कह रहे हैं कौन सी बेंचमार्क एग्जाम्पल नहीं है? टोटल रेवेन्यू होता है, पीबीटी होता है, इसका आंसर आएगा नन। फोर्थ का डी, इजी था।
पांचवा है गाइडेंस नोट्स इशूड बाय आईसीएआई प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू मेंबर, बिल्कुल ठीक है। इन द कोर्स, बिल्कुल ठीक है पहली। और स्टेटमेंट्स, गाइडेंस नोट और स्टेटमेंट चैप्टर 1 का पार्ट आता है ये। इशूड बाय आईसीएआई विद व्यू टू सिक्योर कंप्लायंसेस बाय मेंबर, बिल्कुल ठीक है। गाइडेंस नोट आर रिकमेंडेटरी, ये भी बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट्स आर मैंडेटरी, ये भी ठीक है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, पांचवे का आंसर आएगा ए। चलें जी आगे, केस स्टडी हो गई, यही था। तो एग्जाम में अगर केस स्टडी आ गई एमसीक्यू बेस्ड तो बल्ले बल्ले। चलो जी, अब है केस स्टडी नोट बेस्ड ऑन ऑडिट सिनेरियो, नोट बेस्ड ऑन केस सिनेरियो। तो देखते हैं, सिंपल एमसीक्यूज है। क्या है? ऑडिट प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को हम बोलते हैं रैप एंड अदर प्रोसीजर को अपन बोल देते हैं फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्सटेंटिव प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल, एनालिटिकल प्रोसीजर, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये मैंने आपके लिए छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है, इसको आप कॉपी कर लेना प्लीज, ये आपको काम आएगा। कहां से स्टार्ट हो रहा है? सबसे पहले होता है ऑडिट प्रोसीजर, सुन लो फिर नोट कर लेना। ऑडिट प्रोसीजर, इसके अंदर दो पार्ट, रैप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर या अदर ऑडिट प्रोसीजर या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर में रैप और फैप, उसके बाद फैप में आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में आ जाता है टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, या आप इसको एनालिटिकल प्रोसीजर भी बोल देते हो। तो आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा? स्टेटमेंट 1 ने पूछा कि एपी इंक्लूड रैप एंड अदर प्रोसीजर, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा इन्होंने पूछा ये चीज, दूसरी चीज इन्होंने जो पूछी वो ये चीज पूछी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या टीओस डी और सैप का पार्ट है? बिल्कुल जी ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, पहला ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आगे, विद रिस्पेक्ट टू फॉर्म्स, अब ये आपसे पूछना चाह रहे हैं फॉर्म्स, विद रिस्पेक्ट टू फॉर्म्स स्पेसिफाइड बाय द सीएआर रूल्स 2014 विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। अब ये पूछ रहे हैं इनकरेक्ट, तो सीआरए 1 कह रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, बिल्कुल ठीक है भाई। सीआरए 2 इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर टू सीजी, बिल्कुल ठीक है ये भी। सीआरए 3 में सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू बीओडी, ये भी बिल्कुल ठीक है। सीआरए 4 ध्यान से कह रहे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कंपनी को रजिस्ट्रार को सबमिट करनी होती है, ये इनकरेक्ट है जी नहीं। सीआरए 4 बिकॉज इट इज सबमिटेड टू सीजी, इट इज सबमिटेड टू सीजी एंड नॉट रजिस्ट्रार। तो देखो, जिसने कॉस्ट ऑडिट का चैप्टर पढ़ा होगा उसके लिए आसान है, अदरवाइज तो चलो। थर्ड आपसे हो जाएगा, फोर्थ आपसे हो जाएगा बिल्कुल, फिफ्थ हो जाएगा। एमसीक्यूज आपसे हो जाएंगे, एमसीक्यूज में बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं थ्योरेटिकल पार्ट पे। तो थ्योरेटिकल पार्ट में आपके पास क्या क्वेश्चंस है, देखते हैं इसको। थ्योरेटिकल पार्ट में सबसे पहले है ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू एंड फॉल्स भी मैं आपको कुछ करवा देता हूं, कुछ नहीं करवाऊंगा। ऑल पब्लिक कंपनी हैविंग एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग और डिवेंचर्स एक्सीडिंग 100 करोड़ रुपीज और मोर शेल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी, जी नहीं, ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि लोन्स की जो अमाउंट है वो 50 करोड़ और मोर होनी चाहिए। 50 करोड़, मोर देन 50 करोड़, तब आपको ऑडिट कमेटी बनानी है, ना कि 100 करोड़ पे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, इसको हटा रहे हैं सेक्शन 140 रिमूवल वाला, बिफोर द एक्सपायरी ओनली बाय अ जर्नल रेजोल्यूशन, नहीं जी नहीं। अगर आपको सीए की ऑडिटर की बेइज्जती करके निकालना है, सर बेइज्जती करके कैसे, टाइम तो पूरा हुआ नहीं भाई, चल निकल, तो जब उसको निकालना है तो जर्नल रेजोल्यूशन नहीं लगेगा, जर्नल यानी ऑर्डिनरी, स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा प्लस सीजी की अप्रूवल भी लगेगी। तो इसका आंसर लिख लेना, स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस सीजी अप्रूवल बोथ। ओके। थर्ड क्वेश्चन है ट्राइब्यूनल कैन नॉट डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज द ऑडिटर, इनकरेक्ट, क्योंकि ट्राइब्यूनल सुओ मोटो या अगर उसको कोई पर्सन या सीजी एप्लीकेशन देते हैं तो भी ऑडिटर को चेंज कर सकता है, आसान क्वेश्चन था। फोर्थ, ऐसे 210 does not require the auditor to
एग्री मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एंगेजमेंट लेटर और अदर। गलत, इनकरेक्ट है ये भी, क्योंकि ऐसे 210 रिक्वायर करता है बिकॉज इट रिक्वायर्स। क्वेश्चन नंबर 5, गवर्नमेंट ऑडिट डज नॉट सर्व अ मैकेनिज्म और प्रोसेस फॉर पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड। तो कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑडिट डज नॉट सर्व, ये भी फॉल्स है बिकॉज इट सर्व्स। गवर्नमेंट ऑडिटर में जो गवर्नमेंट फंड है तो उसको भी तो आप ऑडिट करते हैं, ठीक है। 6th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर इफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर। इन केस where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanction limit but there are no credit for continuously 180 days as on the date of balance sheet, या फिर credit are not enough, these accounts should be treated as out of order। incorrect, क्योंकि इसका आंसर 180 डेज नहीं होता, इसका आंसर होता है 90 डेज। 90 डेज के बाद वालों को आप आउट ऑफ ऑर्डर करना शुरू कर देते हो, ना कि 180 डेज वाला। 7th क्वेश्चन मेरा फेवरेट, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं फेल हुआ था। ऑडिट का पेपर मैंने 2 बार दिया था। ऑडिट रिपोर्ट में एक बार आया था कि क्या ऑडिट रिपोर्ट ट्रू एंड करेक्ट को दर्शाता है? जी नहीं। जो मेरे बैचेस वाले स्टूडेंट हैं उनको मेरी ये सारी कहानी पता है, ट्रू एंड करेक्ट वाली। वो ट्रू करेक्ट नहीं होता, ट्रू एंड फेयर भी होता है, ठीक है। 8th इजी है। 9th, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग हैज नैरोर एप्लीकेशन where a population to be tested consists of large number of similar items। कह रहे हैं अगर सिमिलर आइटम्स पे है तो उसकी नैरोर एप्लीकेशन होती है। जी नहीं, इनकरेक्ट है, क्योंकि उसकी वाइडर एप्लीकेशन होती है। जब भी आपको सिमिलर आइटम टेस्ट करने हैं तो इसकी वाइडर एप्लीकेशन हो जाती है। 10th इजी है। चलो जी, अब आते हैं हम सबसे खतरनाक पार्ट पे, क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, पर्सन कंडक्टिंग द ऑडिट should take care to ensure that financial statement would not mislead anybody। would not mislead anybody। explain the clearly the meaning of auditing। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहां पे देखो मैं आपको आंसर दिखाता हूं, इसका क्या आंसर है। तो कह रहे हैं ऑडिटिंग अगर मिसलीड ना करे और ऑडिटिंग की डेफिनेशन बताओ। तो ऑडिटिंग की डेफिनेशन बताओ तो सर मैं बताऊंगा। ऑडिटिंग की डेफिनेशन क्या होती है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल नेचर एंड टू एक्सप्रेस ओपिनियन। खत्म, बस ये ऑडिटिंग की इन्होंने डेफिनेशन दी। ये डेफिनेशन दी, डेफिनेशन के साथ उसी को फिर से एनालाइज कर दिया, साथ में पॉइंट आ गए मिसलीड वाले कि किस किस को मिसलीड ना करे। ऑडिटिंग का ये पर्पस होता है। तो आप कैसे चीज करोगे? तो इसका है सबसे पहले जो भी आपके अकाउंट्स हैं बुक्स ऑफ एंट्रीज के बाद बनने चाहिए, यानी कि जर्नल के बाद लेजर आने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आपकी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट जो हैं वो एडिक्वेटली सपोर्टेड होनी चाहिए एविडेंसेस के हिसाब से। कोई भी एंट्री की ओमिशन नहीं होनी चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन क्लियर एंड एम्बिगुअस होनी चाहिए। प्रॉपरली क्लासिफाइड और डिस्क्राइब करनी है इंफॉर्मेशन, और ट्रू एंड फेयर बताना चाहिए। क्वेश्चन आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, आई थिंक फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगा आपको, तो बड़ा इजी है, ठीक है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एज पर। ऐसे 200 ऑब्जेक्टिव ऑडिट के, ऐसे 200 के। to obtain the reasonable assurance whether FS as a whole are free from material misstatement, ठीक है। सेकंड, रिपोर्ट एंड कम्युनिकेटिंग। रिपोर्ट एंड कम्युनिकेटिंग ऐसे ऐसे याद होनी चाहिए। ऑडिटिंग कैसे याद हो जाएगी? 2-3 बार क्लासेस सुन लो, 2-3 बार रीड कर लो, तो ऐसे ही टिप्स पे हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस, और दूसरा रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग। चलो जी, यहाँ पे कोई बात नहीं थी। जिसको ये वाली 2 डेफिनेशन आती थी, जरूरत नहीं है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 3 का ये जलवा शुरू होगा। There are practical and legal limitation on the auditor's ability to obtain audit evidence। Explain with example। Wow, what a question। सर फिर डेंजर का साइन क्यों डाला हुआ है? बेटा देखो सॉफ्टी का साइन भी डाला हुआ है। सर डेंजर भी है, सॉफ्टी भी है, हाँ। There are practical and legal limitation on the auditor's ability to obtain the audit evidence। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा लिमिटेशंस पे, लेकिन लिमिटेशन पे इन्होंने बोला लिमिटेशन है ऑडिटर्स एबिलिटी टू कंटिन्यू टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। लिमिटेशंस 4 होती थी। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, टाइमलीनेस और अदर्स। बेटा भूल जाओ वो जमाना, भूल जाओ वो जमाना जब इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट 5 नंबर में पूछ लिया जाता था। बच्चों हाँ जी, आपकी आरती उतारते हैं, आपको बताओ हमें सर क्या बताना है। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट हमें बताओ ना। हाँ जी, सारा कुछ आता है। पूछा कहां से है इन्होंने क्वेश्चन, देखो ये there are practical and legal limitation on auditor's ability to obtain the audit evidence।
अब इन्होंने पूछा क्या है, देखो ये मेरी बुक जो जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे पहला पॉइंट होता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अब इन्होंने यहां से पूछा है, देखो अब ये ध्यान से अगर आप देखोगे, ये देखो देर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस, यानी कि इन्होंने सेकंड पॉइंट के अंदर की लाइन पूछ ली, इसी वजह से ये वीडियो बनाई थी। क्वेश्चन कहां से पूछ रहे हैं, तो आपको ये आंसर लिखना है कि उन्होंने पूछा क्या कि मैनेजमेंट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ये आंसर लिखोगे। फ्रॉड हो सकते हैं क्योंकि क्लियरली सोफिस्टिकेटेड होते हैं। ऑडिट जो है ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो देख लेते हैं आईसीए का आंसर क्या है। ये तो मेरा आंसर था ना, तो मैंने भी तो आईसीए में से लिखा हुआ था। तो मैनेजमेंट और अदर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते। फ्रॉड जो है सोफिस्टिकेटेड या केयरफुली ऑर्गेनाइज हो सकते हैं ताकि पता ही ना चले। और ऑडिट जो है ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, इस वजह से ऑडिटर को एविडेंसेस कलेक्ट करने में दिक्कत होती है, जो ऑडिट की एक लिमिटेशन बन जाती है। आंसर आसान था, क्वेश्चन मुश्किल था, क्योंकि आप तो पढ़ते हो इनहेरेंट लिमिटेशन, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, अदर लिमिटेशंस। ये और भाई अंदर का पूछ रहे हैं। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 का बी, दिमाग फिर हिलाएंगे। इन केस ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट मैटर लिमिटेशन, सर फिर से लिमिटेशन, हाँ, ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट आर पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट, एक्सप्लेन सच असर्शन, या फिर सब्जेक्ट मैटर। पहले चैप्टर में ऐसा तो कोई आंसर नहीं था, पहले चैप्टर का ये आंसर था। फोर्थ लिमिटेशन पढ़ो, फोर्थ लिमिटेशन में होता था ना अदर मैटर्स दैट अफेक्ट द लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, अब यही पूछा हुआ है। ये देखो इसका आंसर, ये अदर मैटर्स की है, यानी कि इनहेरेंट लिमिटेशन का चौथा पॉइंट, ये भी अंदर से पूछा गया है। बताना आपको वही है अगर सीनियर मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहे हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं, नॉन कॉम्प्लायंस करते हो, या फ्यूचर इवेंट है जो कंपनी की गोइंग कंसर्न को सीज कर सकते हैं, ये आंसर लिखना है। तो देखो ये आपको मैं दिखा रहा हूं अपनी बुक में से, इनहेरेंट लिमिटेशन का ये चौथा पॉइंट ये पूछा हुआ है। अब इन्होंने फ्रॉड हो सकता है सीनियर मैनेजमेंट से, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ हो सकता है, इवेंट और कंडीशन हो सकता है। ये है मेरी बुक वाला आंसर, ये है आईसीई वाला। तो देखो सेम आंसर है। तो समझे मेरे लाल पीले नीले कि ये अब क्वेश्चंस कैसे पूछने वाले हैं। अब ये क्वेश्चंस पूछने वाले हैं टॉपिक के बीच में जाके, और आपको उसकी हेडिंग्स नहीं पता होनी चाहिए, सिर्फ हेडिंग्स के अंदर जो इनकी पहली 2-3 पैट लाइंस होती है ना, वो भी पता होनी चाहिए। ठीक है सर, अच्छी बात है, आपने हमने वीडियो दे दी तो थोड़ा थोड़ा अवेयर हो रहे हैं। थोड़ी वीडियो और देखो, 5-6 क्वेश्चन और करवाऊंगा, उसके बाद वीडियो खत्म कर दूंगा आपको, ताकि आइडिया हो जाए। चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन नहीं मैं देख रहा, इजी है। डेवलप एंड रिवाइज ऑडिट प्रोग्राम प्लान को क्या रिवाइज करना चाहिए, करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट द स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी जब भी वर्ड आएगा तो उसके साथ वर्ड आएगा एसटीडी, स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन, एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, यानी कि प्लान से पहले आती है, पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी आती है फिर प्लान आता है। प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी assist the auditor to determine such matter, for example resources to deploy for audit areas such as use of appropriately experienced team member for higher risk area or the involvement of experts on complex matter, explain other 3 such matters। भाई साहब टॉपिक ही नहीं समझ आया, क्वेश्चन पढ़ा होगा, डिप्लॉय द रिसोर्सेज से लेके आपको समझ आ जाएगा। चैप्टर नंबर 2 में ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में एक टॉपिक होता है, चैप्टर नंबर 2 में दिखाता हूं, चैप्टर नंबर 2 में ऑडिट स्ट्रेटेजी में एक टॉपिक होता है ये, जिसको मैं बोलता हूं हेल्पफुल, 1 नंबर, उसको आप बेनिफिट बोल लो, उसको असिस्टेंस बोल लो। तो इन्होंने ये पूछ लिया असिस्टेंस ऑफ ऑडिटर एस्टेब्लिश, देखो इन्होंने अब ये पूछा हुआ है, तो मुझे बता दो कैसे आपको समझ में आ जाएगा ना। Establishing the overall audit strategy assists the auditor to determine the following matter but subject to completion of auditor's risk assessment procedure। Deploying the resources, ये इन्होंने क्वेश्चन में डाल दिया, कहते deploying the resources हमने बता दिया, you tell other 3 matters। If you know the 3 matters then you can write the other 3 matters। तो देख लो क्या है resources, पहला है resources को deploy करना, अगला है resources को allocate करना, फिर है टाइमिंग ऑफ डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज, और लास्ट आपके पास है मैनेजिंग, डायरेक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग द रिसोर्सेज। इसकी मेमोरी टेक्निक लिखते होते थे हम अपनी क्लास में, डैड की टाइमिंग, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी मेमोरी टेक्निक हम लिखते थे आंसर्स में, इधर ही लिख लो क्वेश्चन के साथ, डैड की टाइमिंग।
डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज, अमाउंट ऑफ डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज, उसके बाद नेचर्स था और उसके बाद था टाइमिंग ऑफ डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज, और ये था डायरेक्ट सुपरविजन, फोर्थ वाला पॉइंट ये था। चलो जी आगे देखा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रहे हैं सिंपल क्वेश्चंस को, जहाँ पे ये पूछा जाता था पहले पास्ट में, जैसे भी आप 2020 में कहते हो ना, प्राचीन एक पुराने जमाने की बात है जब हम इकट्ठे घुमा करते थे। अब तो कोविड-19 है, तो ऐसे ही पुराने जमाने में क्या करते थे, आज से एक दो अटेम्प्ट पहले पुराना जमाना बोल रहा हूँ मैं। टॉपिक ऐसे पूछा जाता था, ऐसे कि आप लोग हमें ये बताओ असिस्टेंस ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी टू ऑडिटर। अब नहीं बेटा, गए जमाने। चलो अब क्वेश्चन को ये बढ़ा चढ़ा के और कर लो आंदोलन, बट आंदोलन हम करेंगे हमारे हक के लिए। आगे देखो, पांचवें क्वेश्चन को मैंने लिखा हुआ है डिफरेंट क्वेश्चन। नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन डेवलपिंग एन ओवरऑल ऑडिट प्लान। In fact, without adequate knowledge of client business, a proper audit is not possible. As per ऐसे 315, identifying and assessing, ठीक है। The auditor shall obtain the understanding of the relevant industry, regulatory and other external factors, including the FRF. Substantiate with the help of example. अब देख लो पांचवें का ए आंसर, देख लो क्या लिखा हुआ है इन्होंने। फिफ्थ का ए देखो इन्होंने आंसर क्या लिखा हुआ है कि आपको रेलिवेंट इंडस्ट्री के जो पॉइंट है उसमें आपको दो तीन एग्जांपल और बताने हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट है, उनकी डिमांड, कैपेसिटी, प्रोडक्शन है, ये आप लिख सकते हो। सप्लायर और कस्टमर के रिलेशनशिप है, देखो जो उन्होंने ये आपको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, और इफेक्ट ऑफ रेगुलेशन ऑन एंटिटीज ऑपरेशन। जो आप लोगों को ये तो पता है उनकी क्लाइंट के नॉलेज बिजनेस, उसके अलावा उन्होंने ये कुछ पॉइंट्स पूछे थे। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से याद करके जाना। बी, फिफ्थ का बी, एविडेंस इज वेरी बेसिस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ ओपिनियन एंड ऑडिट प्रोग्राम इज डिजाइन टू प्रोवाइड फॉर दैट बाय प्रिस्क्राइबिंग प्रोसीजर एंड टेक्निक्स, एनालाइज एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल। भाई इनको सेल से बड़ा ही 1 to 1 प्यार है, सेल्स के बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अब इन्होंने एविडेंसेस पूछे हैं कि सेल के लिए आप कौन कौन से एविडेंसेस ले सकते हो। तो इसका आंसर इजी है। सेल के लिए देखो पहले तो इन्होंने ये बोल दिया कि हाँ एविडेंसेस जो है आपको लेना पड़ता है ताकि आप ऑडिट ओपिनियन दे सको, तो ये सब चीजें हैं। तो लेकिन इन्होंने बोल दिया एग्जाम्पल बताओ सेल्स की, तो इनवॉइस रेज्ड बाय क्लाइंट, तो वो चेक कर लो जो हमारे इनवॉइसेस हैं। प्राइस लिस्ट चेक कर लो, फॉरवर्डिंग नोट्स जो आप देते हो डेबिट क्रेडिट नोट्स क्लाइंट को, इन्वेंट्री इशू रिकॉर्ड, सेल मैनेजर की एडवाइस। सेल के बारे में चेक करना है तो सेल की ऑडिट करनी है जनरली, ये और कुछ नहीं है। चलो जी आगे चैप्टर नंबर 3 पे हम आ गए हैं। अब शुरू होगा आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 से कि क्या क्या आईसीएआई ने गलतियां की हुई हैं। गलतियां नहीं मैं कह सकता, मतलब आईसीएआई ने क्या किया हुआ है, क्वेश्चंस तो दे दिए स्टैंडर्ड वाले और स्टैंडर्ड की रेफरेंसेस नहीं दी आंसर में। Audit evidence is all information used by the auditor in arriving at the conclusion on which audit opinion is based. Written representation. Audit evidence से हमें लगा ऐसे 500 है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से हमें लगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे 580 है। देखते हैं क्या है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर नेसेसरी इंफॉर्मेशन that the auditor requires in connection with the audit of entities FS. Accordingly, similar to response to inquiry, written representation are audit evidence. Explain clearly objective of auditor regarding written representation. ऐसे करो एक बार। सर ऐसा क्यों? 6 तो इन्होंने लाइनें दे दी, लास्ट लाइन में इन्होंने क्या बोल दिया, 6 लाइन में कहते ऊपर बढ़ते चले जाओ, और छठी लाइन में बोला ऑब्जेक्टिव बता दो। ऑब्जेक्टिव ऑफ WR बड़े आसान है। देखते हैं इन्होंने आंसर। ये मैं आंसर आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्होंने अपने पूरे आंसर में ऐसे 580 का जिक्र नहीं किया, और अगर आपने पेपर में ऐसे 580 का जिक्र नहीं किया और आपके नंबर, फिर मत कहना कि हमारे नंबर कट गए। और अगर आप उनको आरटीपी की डिस्कशन दोगे कि हमने आरटीपी की रेफरेंस दोगे कि वहां पे आपने भी नहीं लिखा होगा, फिर भी नहीं मिलेंगे। कहेंगे तो सुजेस्टेड है ना, सुजेस्टेड आपकी तैयारी के लिए है, जबकि पेपर में आपको 580 लिखना जरूरी था। इसलिए यहाँ पे ऐसे 580 लिख के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ऐसे लिख देना, एज पर ऐसे 580 टू ऑब्टेन द WR, टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस, टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। आ गया समझ में किस हिसाब से क्वेश्चंस लिखने हैं। एसए की रेफरेंस देना बच्चे बड़ी जरूरी है।
3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 1 या 1.5 नंबर वो आपका ये कह के काट लेंगे, ऐसे तो लिखा ही नहीं, बाकी बच के 4 में से 2.5 नंबर। 1 नंबर वो फ्री फंड में काटते हैं, मन नहीं है, थ्योरी पेपर है, मेरी जजमेंट इन ऑल में भाई। बाकी बच गया 1.5, एक आपकी निकल आएगी गलती, आधा एक वहां से काट लेंगे, 4 में से मिलेंगे आपको ह्यूज हाफ या 1 मार्क। आप पेपर में लिख के तो मैं लिख के तो सारे पॉइंट आया हूं, फिर भी नहीं मिला, ऐसे ही है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का बी, ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग द एफएस आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, हाउएवर when after the date of auditor report but before the date of financial statement are issued a fact become known to auditor, had it been known to the auditor at the date of auditor report, may have caused the auditor to amend the auditor report, explain auditor's obligation above situation। Can anybody think किस स्टैंडर्ड में से ये क्वेश्चन पूछा गया? ठीक है, ये पूछा गया स्टैंडर्ड 560 में से, लेकिन इन्होंने बड़े लाचार हैं हम तो नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ पेपर में लिखेंगे, जब आप लोग नहीं लिखोगे तब हम आपके नंबर काटेंगे, लेकिन आप पेपर में ये गलती मत करना। ऐसे 560 के अकॉर्डिंग ऑडिटर की रिपोर्ट के बाद, ऑडिटर की रिपोर्ट से पहले अगर आपको वो पता चल जाता है तो आप क्या करते? बड़ा इजी है, आपको 560 में मिल जाता है, डिस्कस द मैटर कर लो मैनेजमेंट के साथ या टीसीडब्ल्यूजी के साथ, फिर उसके बाद देख लो क्या आपको एफएस अमेंड करने की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, और फिर मैनेजमेंट ने उसको कैसे ठीक किया। यहाँ पे आंसर ठीक था, अगर आप देखोगे ये मैंने क्लास में बड़े अच्छे से करवाया हुआ है। बैलेंस शीट डेट के बाद या ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद कुछ फैक्ट आपको मिल जाते हैं, तो क्या करना पड़ता है? 3 चीजें डिस्कस करनी पड़ती है कि एफएस को अमेंड करने की जरूरत पड़ती है या फिर मैनेजमेंट ने उसको कैसे एड्रेस किया है। दिक्कत ये नहीं थी, दिक्कत ये थी ऐसे 560 नहीं लिखा हुआ था इन्होंने, but you have to write the name of essay and number of essay। Question number 7 का ये, nature of related party relationship and transaction may in some circumstances give rise to higher assessed of ROMM of the FS than transaction with unrelated party। कह रहे हैं कि रिलेटेड पार्टी के साथ हायर रिस्क होता है, बिल्कुल ठीक है, देन अनरिलेटेड। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल। भाई ये डिफरेंट क्वेश्चन है, डेंजर मारो इसको, पता ही नहीं चलेगा आपको कैसा है। इसका क्वेश्चन देखो, अगर आप रिलेटेड पार्टी वाला ऐसे 550 में मिल जाएगा आपको, ये मैंने लिख दिया नेम, आप भी लिख देना नेम। तो ऐसे 550 में आपको ये मिल जाएगा कि अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो हायर रिस्क होगा रेदर देन, क्यों, उसके रीजन क्या लिखने हैं। एग्जांपल उन्होंने बोला, एग्जांपल पहला, कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, सस्ता या महंगा सामान बेचते हो रिलेटेड पार्टी वालों को, इनइफेक्टिव हो जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ रिस्क है कि नहीं है, और उसके बाद वो नॉर्मल मार्केट प्राइस पे नहीं करते आप लोग। इसी वजह से, यानी कि ये 3 रीजन है जिसकी वजह से रिलेटेड पार्टी के साथ हम कहते हैं रिस्क ज्यादा होता है रेदर देन अनरिलेटेड पार्टीज। फिर से इन्होंने इस पूरे आंसर में ऐसे 550 का जिक्र नहीं किया। कितने जालिम बेदर्द है ये दुनिया। चलो जी आगे। सर और कितना चलेगा? जब तक है जान जाने जहां। When using the external confirmation procedure, auditor shall maintain control over the external confirmation request, including sending the request, बिल्कुल ठीक है, including follow up request when applicable to the confirming party। Explain the other points। पूछ क्या रहे हैं, ध्यान रख देना, ऊपर तो कहानियां, देखो सिंपल क्वेश्चन को केस स्टडी बनाना है तो मेरे को कहानियां ही तो डालनी पड़ेंगी, वर्ड्स तो 2 ही है ना, एक्सप्लेन या ऑब्जेक्टिव्स या अदर पॉइंट्स। As to when using the external confirmation procedure, auditor would be required to maintain the control over external confirmation request। सबसे पहले अब हमें पता चलेगा ये कहाँ का है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, यानी कि ऐसे 505 के बारे में पूछना चाहते हैं ये, तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऐसे 505 में ये क्या कह रहे हैं, इजी आंसर है, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। ऐसे 505 के अकॉर्डिंग आपको रिक्वेस्ट भेजनी होती है। रिक्वेस्ट कैसे भेजते हो? सबसे पहले इंफॉर्मेशन, कि कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे को कंफर्म करवानी है सामने वाली पार्टी से। दूसरा, कंफर्मिंग पार्टी को चूज करना है। तीसरा, डिजाइन करनी है। चौथा, फॉलो अप लेना है। बस सेंडिंग एंड फॉलो अप। क्वेश्चन को थोड़ा सा टेढ़ा बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे 505 का इन्होंने नाम नहीं दिया, लेकिन आप लोग लिख लोगे अच्छे बच्चे बन के। तो अब मुझे विश्वास हो रहा है कि जैसे अब आपने कुछ क्वेश्चंस देख लिए, अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप ऐसे का नाम लिखना और नंबर लिखना नहीं भूलोगे, 1 नंबर उसी का होता है। तो इसका आंसर इजी था। चलो जी आगे।
पॉजिटिव रिक्वेस्ट क्या होती है? पॉजिटिव रिक्वेस्ट सर जी ऐसे 505 में होती है जब सामने वाली पार्टी चाहे एग्री करे चाहे डिसएग्री करे, वो पॉजिटिव रिक्वेस्ट है। नेगेटिव रिक्वेस्ट क्या होती है? सामने वाली पार्टी तभी रिप्लाई करेगी अगर वो डिसएग्री कर रही है। नॉन रिस्पॉन्स, वो दे ही नहीं रहा। एक्सेप्शन, हमने पूछा कुछ बताया कुछ। सर ये तो बहुत तेज हो गया, क्या करूं? क्वेश्चन आसान है, बड़े आसानी से हो जाएंगे। बी पार्ट बड़ा इजी है, एसए 501 के अकॉर्डिंग है। एट्थ का बी पार्ट, लेकिन इन्होंने फिर से वही है, नहीं दिया। एसए 501 आप लिख देना कि फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग की प्लानिंग कैसे करते हैं, तो आप लिख देना एज पर 501। इसका आंसर आपको एसए 501 में बड़े आराम से मिल जाएगा, तीसरे चौथे ही टॉपिक में होता है, तो ये आप कर लेना। नाइन्थ का ए आप लोगों से हो जाएगा, नाइन्थ का बी आप लोगों से हो जाएगा, टेंथ का ए आप लोगों से हो जाएगा, टेंथ का बी, इसको आप मार्क कर लो, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। टेंथ का बी पढ़ रहा हूं। इट हैज बीन सजेस्टेड दैट एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल शुड बी टेस्टेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजरल टेस्ट एंड एग्जामिनेशन इन डेप्थ। एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजर फॉर सेल। पहला पहला प्यार है, सेल ही हमारा प्यार है। हर बिजनेसमैन का प्यार क्या है? ज्यादा से ज्यादा सेल। तो आईसीआई को भी यही होता है, ज्यादा से ज्यादा आईटीओपी वाली ट्रेनिंग, ये वो, तो सेल का क्वेश्चन गुड क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लेना। सेल के रिगार्डिंग इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, टेंथ का बी। एक बार आपको दिखा देते हैं, हम दर्शन करवा देते हैं टेंथ के बी में। जी है, सेल्स के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। सेल रिक्वायर द फॉलोइंग बिफोर एक्सेप्टेंस एनी ऑर्डर। पोजीशन ऑफ इन्वेंट्री, तो पोजीशन ऑफ इन्वेंट्री हमें पता होनी चाहिए कितनी है। क्या ऑथराइजेशन है सेल करने के लिए, यानी कि ट्रक अगर फैक्ट्री से बाहर जा रहा है तो किसके साइन हो रहे हैं, क्या वो, कितना क्रेडिट पीरियड अलाउ करना है पार्टी को। क्वेश्चन आसान है, सॉरी आंसर आसान है, लेकिन क्वेश्चन भी तो पता होना चाहिए ना। चलो जी आगे, चैप्टर नंबर 5 पे पहुंच गए हम बातों ही बातों में। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो है बहुत बड़ा, सिंपली बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि अगर फ्रॉड रिपोर्टिंग होती है किसी अमाउंट के बाद तो क्या करना होता है। फ्रॉड रिपोर्टिंग सेक्शन 143 के 12 में, इफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व इज 1 करोड़ मोर, इफ द अमाउंट इन्वॉल्व ऑफ फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा, फिर से 1 करोड़ या उससे ज्यादा, तो 2 दिनों के अंदर भाग भाग के जाओ, किसको बताओ? बीओडी को या ऑडिट कमेटी को। वो अगले 45 डेज में आपको रिप्लाई करेंगे। जैसे उनका रिप्लाई आता है 15 दिनों में सीजी को बता दो, ठीक है? सीजी यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अपने लेटर हेड पे बता दो, तो ईमेल कर दो, ये सब चीजें हैं। तो ये क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल। जिसने चैप्टर नंबर 5 किया हुआ है या सेक्शन 143 का 12 किया हुआ है या ऐसे 240 किया हुआ है, उसको ये फ्रॉड रिपोर्टिंग बड़े आसानी से आती होगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन जो हैं वो तो याद करने वाले हैं, वो हो जाएंगे चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं, ध्यान से। ऑडिट सैम्पलिंग, ध्यान से। ऑडिटर इज required to project the misstatement for the population to obtain a broad view of scale of misstatement, but this projection यानी कि estimation may not be sufficient to determine an amount to be recorded. Explain. पता ही नहीं चला। चैप्टर नंबर 7 में एक टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट वाला, ठीक है? वो आपको बड़े इजीली मिल जाएगा चैप्टर नंबर 7 में ऑडिट सैम्पलिंग में। तो क्वेश्चन आस्क इन डिफरेंट वे, वो पूछना प्रोजेक्शन का ही चाहते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं 15th का आंसर, 15th का आंसर ये दिया हुआ है, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट द मिसस्टेटमेंट। तो यही वो क्वेश्चन है, देखो यहां से इन्होंने पूछा हुआ है, तो आपको यहां से एस्टिमेट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट द मिसस्टेटमेंट। तो चैप्टर नंबर 7 में आपको प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट का एक टॉपिक मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ने सीधा ये नहीं बोला डिफाइन द प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट या डिफाइन बाय ऑडिटर, इन्होंने 3 लाइनें दे दी उस टॉपिक की और फिर बोला एक्सप्लेन कर दो। तो अगर आपको अंदर की लाइन, हेडिंग के बाद अंदर की 2 लाइंस, पहली लाइन तीसरी लाइन नहीं पता, देन यू विल नॉट बी एबल टू सोल्व द क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन है, 16th क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से। एक्सप्लेन द सैम्पलिंग मेथड which involve selection of blocks of contiguous items from within the population, also give the example। सैम्पलिंग के मेथड्स होते थे ना आपके पास, तो उसमें से चौथे वाला पूछा गया है, या 5th है या 4th है, ब्लॉक सैम्पलिंग। ब्लॉक सैम्पलिंग आपसे पूछा गया जब आप बॉक्सेस में, मतलब एक ग्रुप ऑफ
ब्लॉक्स में आप सैंपल निकालते हो, जैसे कि पहले 2 सेल, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, टेक first 200 sale invoices from the sale day book in the month of September. Alternatively, any 4 blocks of 50 sales invoice. Then, once the first item in the block is selected, rest of block follows the item of completion. तो ये क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा डिफरेंट वे में पूछा गया, तो आप इसको पढ़ लेना। ब्लॉक सैम्पलिंग। चैप्टर नंबर 8 पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम एक्सप्लेन कॉमनली यूज्ड टेक्निक इन द कंपैरिजन of current data with the prior period data or with a trend in 2 or more prior period balances। सर करना क्या है? करना है आपको आंसर बताना है। तो डेंजर भी है और सॉफ्टी भी है। जब डेंजर और सॉफ्टी दोनों हो तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन इन्होंने रिवर्सल फॉर्म में पूछा गया है। चैप्टर नंबर 8 में एनालिटिकल प्रोसीजर में ट्रेंड एनालिसिस, वो टेक्निक्स होती हैं, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ऐसे करके 4 टेक्निक्स हैं। अब इन्होंने टेक्निक्स के नेम नहीं पूछे, बार बार वही मैं आपसे बोल रहा हूं। इस बार अब ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से ये नहीं पूछ रहे कि आप लोग मुझे हेडिंग्स बताओ या हेडिंग के अंदर का बताओ, ये अंदर का पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं हेडिंग बताओ और फिर डिटेल टॉपिक लिखो। तो अब इन्होंने बोला कंपैरिजन ऑफ डेटा, तो कंपैरिजन ऑफ डेटा हम किस में करते हैं सर? ट्रेंड एनालिसिस में। यस, तो ये ट्रेंड एनालिसिस का इन्होंने आंसर पूछे हुए। अब देखो यहाँ पे भी इन्होंने कहीं पे भी ऐसे 520 का जिक्र नहीं किया। भाई क्यों, क्या क्या इतनी क्या मजबूरी आ गई कि आप ऐसे 520 नहीं लिख पा रहे? लिख दो भाई, बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी, तभी वो पेपरों में लिखने के लिए कैपेबल होंगे। क्वेश्चन डिफरेंट था, डेंजर प्लस सॉफ्टी था। ये सूटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सैप है, क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया है। ठीक है, इसको आप रीड कर लेना। क्वेश्चन आपको चैप्टर 8 में बड़े आसानी से मिल जाएगा। चैप्टर 8 का जो ये 18 क्वेश्चन है ना, जनरली ये क्वेश्चन ना बच्चे छोड़ देते हैं, ओ यार ये पूछ लिया वो पूछ लिया। डिटरमाइन द सूटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसका नाम नहीं अच्छा उसका काम क्या अच्छा होगा। लेकिन ये बात गलत है, नाम अच्छा ना हो काम अच्छा हो सकता है। ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया है चुन के। ये वो टॉपिक है जिसको आप यूजुअली मिस कर देते हो, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। यू कांट मिस अ सिंगल पेनी ऑफ ऑडिटिंग। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, डबल डेंजर डबल सॉफ्टी। चलो पढ़ता हूं मैं एक बार। कंपनीज प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेमवर्क ऑफ गैप, ऑल्सो कॉमनली रेफर टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज मैनेजमेंट मेक्स implicit or explicit assertion regarding the asset, liability, equity, income, expenses in accordance with applicable AS. Explain with example stating the relevant assertion involved in this regard. Also explain financial statement audit. अब इन्होंने assertion पूछ लिए, लेकिन ये नहीं पता चला assertion financial statement के पूछे हैं, यानी कि अकाउंट बैलेंस के, ट्रांजैक्शन के या डिस्क्लोजर के। देखो ये लिखा हुआ है, रिगार्डिंग एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, डिस्क्लोजर। भाई इन्होंने अब असर्शन सभी के पूछ लिए। चैप्टर 1 में भी टॉपिक है, चैप्टर 9 में भी टॉपिक है, चैप्टर 3 में भी टॉपिक है असर्शन का, लेकिन चैप्टर नंबर 9 में इन्होंने क्या पूछा है? असर्शन। देखो ध्यान से, असर्शन पूछ लिए एसेट के, लाइबिलिटी के यानी कि अकाउंट बैलेंस के, इनकम एक्सपेंसेस के यानी कि ट्रांजेक्शन्स के, डिस्क्लोजर्स के यानी कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के। इसका आंसर देखो बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, मजा आ गया। तो देखो इन्होंने सारे के सारे असर्शन लिख दिए, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, राइट्स, ऑब्लिगेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो यानी कि यहाँ पे असर्शन इन्होंने ओवरऑल पूछ ली, तो आपको भी ओवरऑल लिखना है। क्वेश्चन ध्यान से रीड करना। 20 वैल्यूएशन असर्शंस क्या होते हैं? एसेट्स, लाइबिलिटी, इक्विटी, बैलेंस के लिए, यानी कि इन्होंने वैल्यूएशन असर्शन पूछना चाह रहे हैं। वैल्यूएशन असर्शन यानी कि किसका? एसेट, लाइबिलिटी और इक्विटी बैलेंस का, यानी कि अकाउंट बैलेंसेस के असर्शंस पूछना चाह रहे हैं। वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? तो वैल्यूएशन का असर्शन आप लिख दोगे कि क्या ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली इन्होंने प्रॉपर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है कि नहीं। तो वैल्यूएशन कहां से आएगी? वैल्यूएशन आएगी आपको इसके लिए ऑडिटिंग से हट कर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा। ऑडिटिंग वाले बच्चे आएंगे अकाउंट्स में। AS2 में क्या होता है? इन्वेंट्री में क्या होती है? वैल्यूएशन। तो जब वैल्यूएशन का टॉपिक पूछ लिया तो आपको AS2 की रेफरेंस देनी पड़ जाएगी। ये मुसीबत काहे खत्म नहीं होती सर?
क्या कर सकते हैं, सीए बनना है ना सीए, तो हमें ये बीकॉम वालों से हटके ही सोचना पड़ेगा, और जो बुक में दिया हुआ है उससे भी थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा। तो वैल्यूएशन इन्होंने पूछी है इस अकॉर्डिंग। कंपनी ऑडिट पे आ जाओ, 21 क्वेश्चन इजी, 22 क्वेश्चन इजी जॉइंट ऑडिटर के बारे में पूछा गया है। जॉइंट ऑडिटर में लेकिन आप लिख देना एसए 299, इन्होंने नहीं लिखा हुआ। जॉइंट ऑडिट में आप लिख देना एसए 299, सिर्फ यही मेरे बताने वाला था, बाकी आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। 23 गुड क्वेश्चन है। हेड अकाउंटिंग हेड accountant of a company entered fake invoices of credit purchase in the books of accounts in aggregate of 50 lakh and cleared all the payment to such bogus creditor. How will you deal as an auditor? ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, माइंड माई वर्ड्स, ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार पेपर में पूछे जाएंगे जहां पे प्रोविजंस हैं। वो कह रहे हैं 50 लाख की क्रेडिट परचेज मैंने बोगस यानी कि फेक परचेज एंटर्ड कर दी टैली में या अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, और 50 लाख की पेमेंट क्लियर करा दी। मैंने किसी से डुप्लीकेट इनवॉइस बनवाया 50 लाख का, आ गए, माल नहीं आया, मैंने पैसे दे दिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एज एन ऑडिटर आपको क्या करना पड़ेगा, एज एन ऑडिटर आपको देखना पड़ेगा फ्रॉड रिपोर्टिंग करनी है। जी हाँ, 143 के 12 में करनी पड़ेगी। 1 करोड़ या उससे ज्यादा होता था तब तो सीजी का इन्वॉल्व भी करना पड़ता था, लेकिन अगर 1 करोड़ या उससे कम है तो सिर्फ बीओडी को बता दो 2 दिनों में। एक तो इसका आंसर आपको ये लिखना पड़ेगा सेक्शन 143 के 12 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 143 के 12 के अकॉर्डिंग कि अगर आपको सस्पेक्टेड टू फ्रॉड है तो 2 दिनों के अंदर जाओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी को कि बोर्ड हाँ जी सर क्या हुआ, फ्रॉड मिला, बता दिया, बहुत है, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है ना, तो सीजी के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्या एज एन ऑडिटर आपकी ड्यूटी खत्म हो गई? भाई ये जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, सब कुछ पता होना चाहिए। जी नहीं, कारों में बताएंगे, कारों के क्लोज 10 में भी बताएंगे, याद करो कारों का क्लोज 10। जिसको नहीं पता, यूट्यूब चैनल पे कारों की वीडियो डाली गई है जिसके अंदर मेमोरी टेक्निक भी दी हुई है। वो मेमोरी टेक्निक आपको याद रखेगी हमेशा सदा के लिए, कि वो मेमोरी टेक्निक में 16 क्लोजेस आपको कैसे याद रहेंगे। तो मुझे भी वैसे ही याद है। तो कारों की रिपोर्टिंग भी जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे आप ये लिख लेना, आईसी विल आस्क क्वेश्चन इन दिस वे, यानी कि वो एक ही क्वेश्चन में आपसे 2 चीजें पूछ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या पूछ लिया, सेक्शन 143 का 12 पूछ लिया, एंड एज वेल एज दे हैव आस्क्ड अबाउट कारों। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट का ये बड़ा एक डिफरेंट क्वेश्चन है। In considering the qualitative aspect of entity's accounting practice, auditor may become aware of possible bias in management judgment. Auditor may also conclude the lack of neutrality together with uncorrected misstatement causes the financial statement to be materially misstated. Explain and analyze the indicators. अब क्वेश्चन में पूछा गया इंडिकेटर्स ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रलिटी विद एग्जांपल वेयर एवर रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चन आपको डिफरेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि क्या क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं। तो ये इन्होंने आंसर दिया हुआ है कि वो इंडिकेटर्स हो सकते हैं आपके, कि जब आप मतलब इन्होंने पूछा कि कई इंडिकेटर्स बताओ जहां पे मिस स्टेटमेंट कभी रिकॉर्ड करते हैं कभी नहीं। तो कह रहे हैं अगर हम अर्निंग को इंक्रीज हो रही है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, डिक्रीज को नहीं कर रहे, तो ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। 25 क्वेश्चन आसान है, बैंक के दोनों क्वेश्चन ठीक ठाक थे, ठीक है। 13 को बैंक के आपके हो जाएंगे, एक इंटरेस्ट के बारे में पूछा गया है टॉपिक, और एक रिवर्सल के बारे में पूछा गया है, ये आपसे इजीली हो जाएंगे बैंक ऑडिट के। चैप्टर नंबर 13 में दोनों क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब आप सेक्शन 13 में कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ते हो तो लास्ट टॉपिक आता है मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसी के रिगार्डिंग इन्होंने क्वेश्चन पूछे गए हैं। मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑडिटर शैल मेक ए रिपोर्ट टू मेंबर ऑफ मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी on account examined by him and on every balance sheet and P&L on other matters document, ठीक है। इसका आंसर भी बड़ा आसान है। क्या आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई कि नहीं मिल गई, क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी ने बनाई गई कि नहीं बनाई, क्या ब्रांच ऑफिस, अगर कोई ब्रांच ऑफिस है तो उसका आपके पास रिकॉर्ड पहुंच गया कि नहीं पहुंचा, क्या अकाउंटिंग में और जो उनकी रिटर्न्स है वो आपस में एग्रीमेंट करती हैं कि नहीं। और लास्ट टॉपिक आपके पास है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर।
ठीक है, इजी क्वेश्चन है। फाइनली लास्ट में आपका दुख इन्होंने खत्म किया। कैसे दुख खत्म किया? एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ के। लेकिन याद रखना, पेपर में अब आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाएंगे। आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे केस स्टडी बेस्ड पूछे जाएंगे, स्टैंडर्ड के रेफरेंस आपको खुद देने पड़ेंगे। अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है उसके अंदर की 2-3 लाइन्स पढ़ रखी हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मे बी ये 45 मिनट्स तक, 50 मिनट्स तक देखो आपकी रिकॉर्डिंग पहुंच चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। कहीं ना कहीं आरटीपी अगर आप ये अकेले करते तो आपको पता चल जाता कि किस हिसाब से क्वेश्चन बनाए गए हैं, ड्राफ्ट किए गए हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको देखो बाइफरकेट करा दिया, सिंपल क्वेश्चन कौन सा था, डिफरेंट क्वेश्चन कौन सा था, और आंसर्स के साथ मैंने आपको ऐसे की रेफरेंसेस दे दी। तो आपको भी पेपर में ऐसे ही करना है। एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जहाँ पे ऑडिटिंग की राइटिंग स्किल्स, हाउ टू राइट ऑडिट एग्जाम, वो एक वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए। तो वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो काफ़ी स्टूडेंट को उससे हेल्प मिली। एक स्टूडेंट के 89 मार्क्स आए थे आज से 3 एक अटेम्प्ट पहले, ऑल ओवर इंडिया। सेकंड थे हनी सुखेजा। तो उनकी काफ़ी हेल्प की थी मैंने कि ऑडिटिंग की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ऑडिटिंग की राइटिंग स्किल्स कैसे हैं। तो उसकी ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जून अटेम्प्ट तक के लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, और जून अटेम्प्ट के लिए मैं कुछ बहुत अच्छी यूजफुल टिप्स और अच्छी वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, टैक्स की भी और ऑडिट की भी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। छोटी छोटी कुछ क्लिप्स बनाऊंगा जो इस जून अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और एक लास्ट, जो हमारी एक ऑडिट की एमसीक्यू बुक है, आप एक बार के लिए ट्राई करना, वो देखना। अगर आप वो वाले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो तो आप पेपर में एमसीक्यू किसी भी लेवल तक के सोल्व कर लोगे। इस अकॉर्डिंग मैंने वो एमसीक्यूज वहां पे उस बुक में डाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी अगर आपको कोई और डाउट हो या किसी और टॉपिक की वीडियो अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना। तो आपके लिए मैं वो वीडियो भी ट्राई करूंगा आप तक पहुंचा सकूं। या किसी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप वहां पे भी कॉल मैसेज कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में आप मुझे डाल देना। तो वो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियोज़। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड कॉन्टिन्यूसली स्टडी करते रहो। 14-15 घंटे, 1-1.5 महीना है। वी कैन एंड वी विल, वी कैन एंड वी विल। ओके, बाय बाय, थैंक यू।